नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़े अपडेट से। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम धामी का आज खटीमा दौरा है। 2 दिवसीय खटीमा दौरे पर रहेंगे। खटीमा में बैसाखी मेले में शामिल होंगे। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज खटीमा दौरा है, 2 दिवसीय खटीमा दौरे पर है और बैसाखी सम्मेलन में आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, आज मुख्यमंत्री का खटीमा दौरा है, 2 दिवसीय दौरे पर ये रहेंगे यहाँ पे, तो ऐसे में खटीमा को क्या नई सौगात मिल सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री जब देहरादून से अलग किसी दूसरे जनपद का भ्रमण करते हैं या दौरा करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो तमाम विकास की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री उनकी आधारशिला रखते हैं, लोकार्पण करते हैं, शिलान्यास करते हैं और जैसे क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जनता की मांग होती है, उसी अनुरूप में मुख्यमंत्री भूमि पूजन भी करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के लोगों की अलग अलग परिस्थितियों के लिहाज से जो विकास की योजनाएं हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, मुख्यमंत्री का इस पर फोकस होता है। और जो संगठन के लोग होते हैं, इस दौरान मुख्यमंत्री की उनसे भी मुलाकात होती है। यानी सरकार और संगठन का तालमेल भी जब मुख्यमंत्री देहरादून से बाहर जाते हैं, वहां पर भी नजर आता है और देहरादून में अक्सर होता ही रहता है। इसके अलावा जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिस जनपद का मुख्यमंत्री दौरा करते हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों से जो तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की हो, जिला स्तर की जो विकास की योजनाएं, इन तमाम योजनाओं का मुख्यमंत्री अक्सर फीडबैक लेते हैं और एक आम इंसान की तरह, एक आम जनमानस के प्रत्येक व्यक्ति से मिलने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने और हमने देखा भी, और ये खबरें भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं कि मुख्यमंत्री सुबह के समय जब मॉर्निंग वॉक के दौरान निकलते हैं, तो उस वक्त तमाम जो क्षेत्र के लोग होते हैं, उनसे बिना किसी लाहौल लश्कर के, बिना किसी प्रोटोकॉल के, सामान्य व्यक्ति के तौर पर मुलाकात। तो जब मुख्यमंत्री किसी भी जनपद का दौरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस जनपद के जो लोग होते हैं, उनके लिए विकास की उम्मीद जगती है। और आज जब मुख्यमंत्री खटीमा का दौरा करेंगे, तो निश्चित तौर पर खटीमा के लोगों के साथ बातचीत करेंगे और खटीमा में जो बैसाखी का मेला आरंभ हो रहा है, उसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। जी बिल्कुल, सुनो, आपने बिल्कुल सही कहा है। एक ग्राउंडेड नेता की छवि है उनकी, और हमेशा हम देखते हैं कि लगातार वो लोगों से जितना ज़्यादा जुड़े, उनका प्रयास इतना ही रहता है। लगातार उनके जो दौरे रहते हैं, उसमें भी वो आम लोगों से ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे में अगर बात करें खटीमा की, तो खटीमा की भी अपने आप में कुछ समस्या होगी। तो ऐसे में क्या जब मुख्यमंत्री क्योंकि 2 दिन के दौरे पर है, तो खटीमा निवासी अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ समय पहले जब खटीमा गए थे, तो उस समय खटीमा में बारिश हो रही थी और जन सैलाब तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था। जो लोग हैं, वो अपनी समस्याएं, अपनी फरियाद लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और मुख्यमंत्री स्वयं छाता पकड़ करके जो है वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। और जैसे ही मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं का समाधान शुरू किया, तो जो अधिकारी आसपास के क्षेत्र के थे, वो भी समय से पहुंच गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि आज खटीमा के जो लोग हैं क्षेत्र के, निश्चित तौर पर जो उनकी मांग है, उसको मुख्यमंत्री पूरा करने वाले हैं। और जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, जो अन्य विभागीय अधिकारी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। तो जिस जिस तरह की जनता की, लोगों की खास तौर से मांग होगी, मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर उस मांग को और उन समस्याओं के समाधान को पूरा करने वाले हैं। जी चलिए सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि अपडेट आपको उत्तराखंड से दिया, जहां आज मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय खटीमा दौरा है। बैसाखी सम्मेलन में यहां पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चलिए इसी के साथ अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां अब राजधानी में भी पीआरडी पार्ट टैक्सी दौड़ेगी। 6 किलोमीटर का रूट जो है इस टैक्सी के जरिए जो है निर्धारित किया गया है। 3 से 6 यात्रियों की क्षमता वाले
पीआरटी वाहन होंगे। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, राजधानी में भी अब पीआरटी पार्ट टैक्सी दौड़ेगी। 6 किलोमीटर का रूट जो है निर्धारित किया गया है। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, आज देहरादून वासियों के लिए खुशी की खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर भी पीआरटी पार्ट टैक्सी दौड़ेगी। जैसा कि हमने देखा कि देहरादून के अलग अलग शहरों में ये टैक्सी जो है संचालित की गई है। ऐसे में इस टैक्सी को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट्स है, कब से ये टैक्सी शुरू होगी और क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जिसको सरकार अब देहरादून में जो है वो शुरू करने जा रही है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, ये उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं जो लोग रोजाना प्रत्येक दिन ट्रैफिक की समस्या से दो चार होते हैं और आए दिन ट्रैफिक से कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हैं। तो सरकार की ये मंशा है कि जो दिनों दिन ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है इसका समाधान कैसे किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर जब उसको डेवलप करने की गुंजाइश कम हो तो ऐसे में ये और प्रोजेक्ट अहम हो जाता है। देखिए, ये जो टैक्सी होगी इसमें तो जो यात्रियों की इसमें सवारियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। दूसरा, इसका जो आकार है वो छोटा होगा और तीसरा ये है कि इसके लिए अलग से सड़क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मौजूदा सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त सरकार के पास है उसी पर पिलर खड़े करके ये स्टील की बॉडी में इसका एक सिस्टम स्थापित किया जाएगा। और खास तौर पर ये जो जिस फॉन्ट की हम बात करें, पीआरटी वाहन की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में स्वचालित होगी, तो छोटी होगी, स्वचालित होगी और पर्यावरण संरक्षण भी इससे हो सकेगा। तो कई इसमें खासियत है। अब ये देखना होगा कि सरकार जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस मंशा को लेकर के इसको धरातल पर उतारना चाह रही है, सरकारी मशीनरी आखिर इस उद्देश्य को कैसे उतार पाएगी और जो दिनों दिन ट्रैफिक बढ़ रहा है उस ट्रैफिक की समस्या से आखिर लोगों को कैसे निजात मिल पाएगी। जब ये पूरा का पूरा पायलट प्रोजेक्ट धरातल पर उतारा जाएगा तो उसके बाद देखना होगा कि वास्तव में लोगों को, आम जनता को इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतारने के बाद कितनी राहत मिल पाई है। जी बिल्कुल, मेट्रो लाइट के नाम से भी इस टैक्सी को जाना जाता है कि जिन शहरों में अगर मेट्रो का संचालन नहीं हो पाता और खासकर उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है तो ऐसे में बड़ी मुश्किलें आती हैं यहाँ पर, तो ऐसे में ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। लिहाजा इस टैक्सी को लेकर लोगों में भी काफ़ी उत्साह होगा। जब ये टैक्सी संचालित होगी तो उन्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि आखिर क्या है, मतलब उत्सुकता उनके मन में देखी जा रही होगी इन टैक्सियों को लेकर। अब इसके तौर पर देखिए, जो आम जनमानस है, जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं और जब नए प्रोजेक्ट के तौर पर ये टैक्सी का संचालन हम देखेंगे यहाँ पर होगा तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्या का भी समाधान हो सकेगा और लोग इसमें सफर कर आनंद भी उठा सकेंगे इसके सफर का और लोगों के समय की भी बचत हो सकेगी। बशर्ते ये जो पूरे की पूरी कार्य योजना है ये समय रहते धरातल पर उतर जाए और जो सिस्टम के लोग हैं, जो सरकारी मशीनरी है, वो इसको जो परिकल्पना की जा रही है, जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव और प्रारूप तैयार किया जा रहा है, वो उसी के अनुरूप धरातल पर उतर जाएगा तो निश्चित तौर पर लोगों को राहत भी मिलेगी और जो लोग अभी एक ख्वाब सा देख रहे हैं इस टैक्सी का, निश्चित तौर पर उन लोगों का वो ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और आने वाले समय में जो सरकार का उद्देश्य है तमाम समस्याओं का समाधान, वो भी इसमें होता हुआ पूरा नजर आएगा। जी चलिए सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि अपडेट आपको देहरादून से दिया, जहां आप पीआरटी पार्ट टैक्सी की शुरुआत होने वाली है। बताया जा रहा है कि 6 किलोमीटर तक का रूट इसके लिए निर्धारित किया गया है और 4 से 5 यात्री इस टैक्सी में बैठ सकते हैं। चलिए अब अगले अपडेट की ओर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का मामला जो है फिर से यहां पर इसमें पेच फंसते नजर आ रहे हैं। विधेयक को इस मामले में सदन से मंजूरी मिल सकती है, मंजूरी के बाद विधेयक भेजा जा सकता है राजभवन। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, आरक्षण का मामला लगातार यहाँ पर गर्माता जा रहा है, ऐसे में फिर से यहाँ पर पेच फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि विधेयक को सदन से इस पूरे मुद्दे को लेकर मंजूरी मिल सकती है और उसके बाद विधेयक को राजभवन भेजा जा सकता है। चलिए हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, लगातार बीते दिनों से देखा जा रहा है कि
आरक्षण को लेकर आंदोलनकारियों का रोष जो है व्याप्त है। ऐसे में अब आरक्षण देने के मामले में फिर से पेच फंसते नजर आ रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि विधेयक को, आरक्षण के विधेयक को जो है सदन से मंजूरी मिल सकती है। देखिए, जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो बार बार मांग कर रहे थे और सरकार ने उस मांग को स्वीकार भी किया है कि जो सरकारी सेवाएं हैं, जो उसमें सरकारी सेवाओं में जो राज्य के आंदोलनकारी हैं या उनसे संबंधित जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको सरकारी सेवाओं में 10% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाए। और सरकार ने इसमें अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी है। और जो इसकी औपचारिकताएं हैं उनमें चूंकि जो विधायी विभाग है, खास तौर पे उसकी जो सलाह है वो अभी नहीं मिल पाई है। और दूसरा, जो बीते समय पहले जो उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र आउट हुआ था, ये बात कही जा रही थी कि उस सत्र के दौरान सदन के पटल पर इस संशोधित विधेयक को पेश कर दिया जाएगा। उस समय ये पेश नहीं हो सका है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो विकल्प सरकार के पास है, या तो दूसरा विधेयक तैयार किया जाए और उसको नए सिरे से अध्यादेश के रूप में उसको लाया जाए, तो तब इसका समाधान हो सकता है। या फिर इंतजार करना होगा जब उत्तराखंड विधानसभा का अगला सत्र आउट होगा, उस सत्र के दौरान संशोधित विधेयक को सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। और उसके बाद फिर जब विधानसभा की औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो इसको राजभवन भेजा जाएगा और राजभवन से फिर इसको मंजूरी मिलने की हम उम्मीद कर सकते हैं। और ताकि उसके बाद जो राज्य के आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारियों को जो आरक्षण दिए जाने की 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की बात कही जा रही है, वो उनकी मांग पूरी हो सकेगी, सरकार इस मांग को पूरा कर सकेगी। तो ये देखना होगा कि फिलहाल हम इसमें कह सकते हैं कि जिस तरह से विधायी विभाग के मशवरे पर आधारित ये पूरा का पूरा मामला भी एक बार फिर लटकता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें फिलहाल अभी एक पेंच फंस गया है और इस पूरे के पूरे विधेयक को इसका जो वास्तव में फायदा है वो आंदोलनकारी को तब मिल पाएगा जब राजभवन से इसको पूरी मंजूरी मिल जाएगी। जी चलिए सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो विधेयक को लेकर आंदोलनकारियों में रोष अभी भी व्याप्त है और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि सदन से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को पास किया जाएगा। अब देखना खास ये होगा कि इस मुद्दे को लेकर आगे क्या कुछ खबरें सामने आती है और क्या कुछ जो है प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आती है। चलिए इसी के साथ अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट भी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां देहरादून में फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। बात करें उत्तराखंड की भी, तो पूरे उत्तराखंड में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। 3 दिन में 3 गुना संक्रमित यहाँ पर बढ़े हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ पर कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। और बात करें देहरादून की, तो देहरादून में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। 10% यहाँ पर संक्रमण दर पहुंच चुकी है। बीते दिनों हमने देखा कि 6% थी और अब सीधे 10% संक्रमण दर यहाँ पर पहुंच गई। ऐसे में काफी ज्यादा चिंता का विषय है। चलिए हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, लगातार देखा जा रहा है कि पूरे उत्तराखंड में भी कोरोना जो है अपना पैर फंसा रहा है। बात करें देहरादून की, तो देहरादून में यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है और इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि अब कोरोना जो है 10% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब देखिए, जिस तरह से कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं और जो एक्टिव जो संक्रमित मरीज हैं कोरोना वायरस के, वो निश्चित तौर पर उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में ये चिंता बढ़ा देने वाला है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जांच हो रही है और टेस्टिंग के दौरान जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। खासतौर पर जो राजधानी देहरादून है, देहरादून जनपद में ही ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देने वाला है। और चिंता का विषय इसलिए भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही, तो अलग अलग स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, यात्री यहाँ आएंगे, उत्तराखंड का रुख करेंगे। और ऐसे में अगर कोरोना का वायरस बढ़ता है और कोरोना का संक्रमण यदि बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं और जो इंतजामात होने चाहिए वो इंतजामात पूरे हैं। और विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार
जो नए केसेस आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी खतरे जैसी बात स्वास्थ्य विभाग नहीं मान रहा है। तो ये माना जा सकता है कि सावधानी बरती जाए और एहतियातन तौर पर लोगों को सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। देखा जा रहा है कि चार धाम यात्रा की भी यहाँ पर शुरुआत हो रही है। ऐसे में फिर से ज़्यादा चिंता का विषय बढ़ जाता है क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आएंगे। ऐसे में और सतर्कता बरतने की यहाँ पर ज़रूरत है सरकार को। तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि जो पहले हमने कोरोना का दौर देखा है, उस समय जो कंट्रोल रूम बनाए गए थे उनको एक्टिव करने की बात कही जा रही है और जो दवाई है उनको उनकी जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित कर ली जाए और जो बेड हैं, खास तौर पर जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं या ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उनको एक्टिव कर लिया जाए। हाल ही में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री के दिशा निर्देश पर राज्य में 2 दिनों तक मॉक ड्रिल किया गया था और जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं, खास तौर से कोरोना को लेकर के उन बुनियादी सुविधाओं को चेक किया गया था कि कहीं कोई खामी या कमी तो नहीं है और यदि कहीं कमी है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। तो मॉक ड्रिल किया गया था और स्वास्थ्य मंत्री स्वयं ग्राउंड जीरो पर नजर आए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये बात कही जा रही है कि सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं और खतरे जैसी कोई भी फिलहाल बात नहीं है। जी चलिए सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो अपडेट आपको देहरादून से दिया, जहां कोरोना लगातार पैर फंसाता नजर आ रहा है और ऐसे में जो है काफी ज्यादा चिंता का विषय है कोविड को लेकर यहाँ पर, क्योंकि 10% ज्यादा जो है पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर सामने आ रही है। ऐसे में सरकार की भी पूरी कोशिश है कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए और कोविड टेस्ट जो है लगातार किए जाए, जिससे पता चल सके कि कौन कोविड पॉजिटिव है और जो अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसे आइसोलेट किया जाए। चलिए इसी के साथ अगले अपडेट पर नजर डालते हैं। अगला बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। अंतिम चरण में जो है यात्रा की तैयारियां है। प्रशासन जो है हर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहा है, तो काफी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही है। अंतिम चरण पर जो है पूरी तैयारियां पहुंच चुकी है। इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, अंतिम चरण में पहुंच चुकी है चार धाम यात्रा की तैयारी। एक तरह जहां पे उत्साह भी है सभी को, प्रशासन को भी, उत्तराखंड वासियों को भी, साथ ही श्रद्धालुओं को भी। दूसरी तरफ चिंता भी है क्योंकि व्यवस्थाएं पुख्ता करना बहुत जरूरी है। ऐसे में अंतिम चरण में अब क्या कुछ व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, अलग अलग समय पर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि चार धाम यात्रा का सफल संचालन होना चाहिए। और इसके बाद जो पर्यटन मंत्री है और पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में भी बैठकें हुई हैं और मुख्य सचिव जो हैं वो भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और जो जनपदों के अधिकारी हैं, खासतौर से चार धाम यात्रा से संबंधित जो जनपद हैं, इन जनपदों के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे पल पल का जो फीडबैक है व्यवस्थाओं का वो भी लिया जा रहा है। जो शासन के उच्च अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बार बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चार धाम यात्राओं को लेकर, जो चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर के सरकार पूरी तरह से गंभीर है और जो श्रद्धालु हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जिस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में लंबे समय तक, घंटों घंटों तक लाइनों में ना लगे, इसके लिए टोकन व्यवस्था की जा रही है। परिवहन की व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया गया है और मंदिर की जो दर्शन करने की व्यवस्था है, पूजा पाठ से संबंधित, वो जो मंदिर समिति के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है और अब कुछ दिन के बाद जो पंच पूजाओं का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और विधिवत रूप से 22 तारीख को चार धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा और उसके बाद तमाम श्रद्धालु हम देख सकेंगे कि वो उत्तराखंड में नजर आएंगे। जी, यहाँ पर एक सोनू एक चीज़ यहाँ पर हुई है विशेष, जो है मार्गों को लेकर यहाँ पर सरलीकरण किया जा रहा है क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था हर बार जो है एक बड़ा मुद्दा होती है, एक बड़ी परेशानी जो हो परेशानी के रूप में यहाँ पर सामने आती है। तो ऐसे में इस बार ट्रैफिक व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? वाहनों की चेक पोस्ट को लेकर भी क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो खास तौर से
वाहन उत्तराखंड में आते हैं, आप जानते हैं कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति और खास तौर पे अगर हम चार धाम यात्रा मार्ग की बात करें, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो या फिर उत्तरकाशी जनपद हो, ये ऐसे इलाके हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की जो स्थान है खास तौर से पार्किंग के, वो सीमित संख्या में है। तो ऐसे में पुलिस के जो जवान है, पुलिस के कर्मचारी अधिकारी, उनकी अतिरिक्त ड्यूटी तैनात की जाती है। ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको अतिरिक्त संख्या में उनको तैनात किया जाता है और पर्यटन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे भी सहयोग लिया जाता है, ताकि जो परिवहन विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी लगातार इस व्यवस्था में जुटे हुए नजर आते हैं। तो जो श्रद्धालु हैं उनको खासतौर से ट्रैफिक की समस्या से परेशानी ना हो, इस पर फोकस रहता है। और जो मुख्य सचिव है वो भी दिशा निर्देश दे चुके हैं कि जहां पर जैसा भी हो सकता है अलग अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए और जो प्राइवेट सेक्टर की जो जमीन है सड़क किनारे उन भूस्वामियों से भी बात कर ली जाए कि चारधाम यात्रा के दौरान वहां पर उनकी अनुमति के बाद पार्किंग स्थल बनाया जा सके अस्थायी तौर पर। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जिनको किया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू होगी, जो अलग अलग स्थानों से उत्तराखंड पहुंचेंगे चारधाम यात्रा करने के लिए तमाम श्रद्धालु, इन श्रद्धालुओं को ट्रैफिक की समस्या की परेशानी उत्तराखंड सरकार नहीं होने देगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दें, उत्तराखंड से बताया जहां चार धाम यात्रा की जो है तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच गई है। ऐसे में हर एक एंगल से प्रशासन पुख्ते इंतजाम यहां पर प्रशासन ने किए हैं और किसी भी प्रकार की कोताही यहां पर नहीं बरती जाएगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।